ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन काल पर भी सीधी सीधी मोहर लगती हुई दिखाई दी है। तो अरुण के पास हम वापस यहां पर लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर है। स्पीकर पद को लेकर लगातार कई तरीके की बयानबाजी भी हो रही थी, और अब यहां पर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो आपको बताते हैं, जहां पर ओम बिरला ने एक बार फिर से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। एनडीए के वो उम्मीदवार हैं, सत्ता पक्ष के वो उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने है कोडिकुनिल सुरेश, जिनका नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए भी सामने आया था वरिष्ठता के आधार पर। ऐसा दावा कांग्रेस की ओर से किया गया था, लेकिन अब उसी आधार पर के सुरेश को यहां पर आगे खड़ा कर दिया गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, विपक्ष की ओर से, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पद पर बात नहीं बन पाई। देखिए, चुनाव तब होता है जब डिप्टी स्पीकर पद पर बात ना बन पाए, और आजाद भारत के बाद यानी कि 1947 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इस पद के लिए भी चुनाव हो रहा होगा संसद के अंदर। स्पीकर पद के लिए आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार आम सहमति से यहां पर चुनाव होगा, और जो चुनाव होता है वो आम बहुमत के आधार पर ही होता है। यानी कि टोटल जितने भी सांसद हैं उनका जो आधा जो है यानी कि 543 है, तो उसमें से जो आधे सांसद हैं अगर वो चुन लेते हैं, आधे प्लस एक सांसद अगर जो जिस भी उम्मीदवार को चुनता है उसी को स्पीकर का पद यहां पर सौंपा जाता है। तो ऐसे में कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि ओम बिरला को ही एक बार फिर से ये पद दोबारा से मिल सकता है, लेकिन लड़ाई यहां पर है, और ऐसे में इंडिया ब्लॉक की ओर से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया गया। यानी कि और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो बहुमत जिसके पास होता है उसी का स्पीकर। हालांकि देखिए, बीजेपी बार बार इस बात को कहती रही, चुनौती पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है, क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े।
लेकिन अगर के सुरेश इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होते हैं तो आजाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर मुकाबला आमने सामने दिखेगा। देखिए, आज़ाद भारत में बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी। मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला, सांस लेने की आज़ादी भाजपा के लोगों को भी मिली, सांस मीडिया के साथी भी ले रहे हैं, सांस हमारी सड़कें ले रही हैं, हमारे युवा ले रहे हैं, तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या सरकार के स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट? देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता, संसदीय परंपराओं के निर्वहन में हठधर्मिता है। तो हठधर्मिता और अहंकार के खिलाफ ये मैंडेट था। प्रधानमंत्री जी का भी रिड्यूस्ड मार्जिन, बाल बाल बचे हैं। तो ये सब संदेश अगर नहीं समझ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या है इसका मतलब? है कि आप वही तौर तरीका, मैं, मेरा, मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छा है। तो एक दलित चेहरा सामने आप लोग रख रहे हैं, क्या सरकार के अंदर के हिस्से में भी डेंट मारने की नहीं, कोशिश सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई। तो आरजेडी से मनोज झा को ये आप सुन रहे थे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि सुरेश जब अपना नामांकन दाखिल करने वो पहुंचे और ऐसे में उन्होंने अपना नामांकन यहां पर स्पीकर पद के लिए दाखिल कर दिया है। आजाद भारत के बाद पहली बार आमने सामने का ये मुकाबला होगा स्पीकर पद को लेकर, और इसका इतिहास भी थोड़ा आप यहां पर समझिए। 1919 की बात है, किम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था, मॉन्टे किम्सफोर्ड रिफॉर्म, और उसी दौरान ये जो पद हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नाम से उस वक्त जाने जाते थे। 1921 में सबसे पहले सृजन हुआ इस पद का, लेकिन जैसे ही आजादी आई 1947 में, तब इस पद का नाम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रख दिया गया। और ऐसे में अब आजाद भारत के बाद पहली बार ये इतिहास भी है, खुद में एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब दो उम्मीदवार आमने सामने हैं स्पीकर पद को लेकर। चुना गया है, सर्वसम्मति से स्पीकर पद का व्यक्ति चुना गया है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब दो आमने सामने होंगे। तो ऐसे में ये के सुरेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, कोडिकुनिल सुरेश, जिनका नाम प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी सामने आ रहा था, और ऐसे में अब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ओम बिरला के ठीक सामने होंगे के सुरेश। तो आपको यह भी बता दें, मावेली कारा से इस बार और वरिष्ठता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो इसीलिए इनका नाम बार बार आगे किया जा रहा था। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए। के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन इस तस्वीर के मायने इसीलिए खास है क्योंकि ये सीधे सीधे सत्ता पक्ष को चुनौती है। उस सत्ता पक्ष को, चाहे इंडिया अलायंस ये जानता हो कि अगर बहुमत के आधार पर स्पीकर का चुनाव होता है तो बहुमत के आधार पर एनडीए का ही स्पीकर बनना तय है, लेकिन उसके बावजूद भी डिप्टी स्पीकर पर बात ना बनाना और फिर अपना उम्मीदवार उतार देना, यानी कि जो आक्रामक रुख है विपक्ष का इस बार जो पूरे संसद सत्र में दिखने वाला है, ये उसकी तस्वीर का बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर कहा जा सकता है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और इंडिया अलायंस इसे ताकतवर तस्वीर इस लिहाज से भी मानेगा चूंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कोई मान नहीं रहा था, और यही माना जा रहा था कि जैसे अभी तक स्पीकर का चुनाव होता आया है वैसे ही होगा। और स्पीकर की लड़ाई इसीलिए भी ज्यादा है, आप समझिए, क्योंकि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन यह जरूर होता है कि जब संसद की कार्यवाही होगी वो किस ढंग से चलेगी, ये सब कुछ स्पीकर ही तय करता है। ऐसे में अगर विपक्ष चाहता है कि वो संसद के भीतर ताकतवर हो तो वो जरूर ये चाहेगा कि स्पीकर पद विपक्ष के पास ही जाए, और इसीलिए चाहे वो हार ही क्यों ना जाए, लेकिन अपना यहां पर उम्मीदवार जरूर उतार दिया है। और इस बार की ये जो तस्वीर है, ओम बिरला सामने होंगे जिनके पास तजुर्बा भी है, पिछली बार वो स्पीकर रहे, सफल उनका कार्यकाल रहा, और आप अगर इसे ऐसे देखेंगे तो बिना किसी विवाद के उन्होंने अपने कार्यकाल को यहां पर संभाला। ऐसे में एक बार फिर से एनडीए की तरफ से लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला और दूसरी तरफ के सुरेश।